हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के पुलिस एग्ज़ाम्स में पूछे गए जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वह हम आज करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बिहार के पुलिस कांस्टेबल में या बिहार एसआई में, इन सभी में जो पूछा गया है उसका हम आधुनिक भारत का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और पिछली वीडियो जो बिहार दरोगा के लिए मैंने डाला है वो वीडियो आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिए, बिहार स्पेशल जीके का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा भारत में कब आया। तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे। तो सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वह पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि सबसे पहले भारत आने वाले जो व्यापारी थे यूरोप से वह पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए। तो भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगालियों से स्थापित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत का सबसे पहले व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों से ही हुआ था, क्योंकि सबसे पहले भारत आने वाले जो थे वह पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क थे। भारत में पुर्तगाल की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क थे। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीरा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीरा था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत पहला अंग्रेज जहाज है। इनमें से कौन सा भारत आने वाला पहला जहाज है। तो भारत आने वाला पहला जहाज का नाम रेड ड्रैगन था और जहाज हेनरी मिडिलटन के देखरेख में ईस्ट इंडीज की यात्रा पर निकला था। जहाज का कैप्टन कौन था। तो हेनरी मिडिलटन। वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी। तो 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी। 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। वास्को डिगामा पुर्तगाली था। वास्को डिगामा पुर्तगाल का यात्री था। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। वास्को डिगामा पुर्तगाली था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था।
शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को कैद करने वाला औरंगजेब था। शिवाजी को किसने कैद किया था? शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा? पोरबंदर दुर्ग का विजय सबसे पहले आएगा, सूरत की पहली लूटमार उसके बाद आएगा, उसके बाद राज्याभिषेक और सबसे लास्ट में कर्नाटक का आक्रमण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम रायगढ़ था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो रायगढ़। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी कहाँ था? रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पेशवाओं में नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? इनमें से कौन नाना साहिब के रूप में लोकप्रिय था? तो नाना साहिब किसे कहा जाता था? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के रूप में जाना जाता था। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर शाह आलम का शासन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो शाह आलम का शासन था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था और इसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था। अगला क्वेश्चन है पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 ईस्वी में हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 ईस्वी में हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 ईस्वी में हुआ था और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अगला क्वेश्चन है अली नगर की संधि किसके बीच हुई थी? अली नगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अली नगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अली नगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अली नगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच 1757 ईस्वी में हुई थी। अली नगर की संधि कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और उसके तुरंत बाद मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर को अपना राजधानी मीर कासिम ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी। अगला क्वेश्चन है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो अभी हमने पढ़ा कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित किया था और कहाँ से किया था? तो मुर्शिदाबाद से किया था। तो मुंगेर से पहले मीर कासिम की राजधानी कहाँ थी? तो मुर्शिदाबाद। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध हुआ था
और बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अनुसार सही है कि बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें मीर कासिम की तरफ नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 ईस्वी में। तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके मुताबिक 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार की अनुमति मिल गई थी। तो अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में दिया गया था गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो अलीनगर की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो अलीनगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। अगला क्वेश्चन है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में मिला तो उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, और यह बंगाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में, और 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराने वाले ब्रिटिश जनरल का नाम सर आयर कूट था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराने वाले ब्रिटिश अफसर का नाम सर आयर कूट था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम रखी थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो रुहेलखंड स्वतंत्र राज्य बना जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि रुहेलखंड औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात एक स्वतंत्र राज्य बना था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। उसने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। तो बंगाल में द्वैध शासन सबसे पहले किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने। और कब लगाया था? तो 1765 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन यह किससे संबंधित है? तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि आरंभिक समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा भूभाग नहीं व्यापार था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? तो अंग्रेजी सरकार ने वर्ष 1881 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात का कर हटा लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और इसकी स्थापना कब की थी? तो 1912 ईस्वी में किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल की स्थापना 1912 ईस्वी में कोलकाता में किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो यंग इंडिया को महात्मा गांधी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि यंग इंडिया को महात्मा गांधी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला जेम्स अगस्टस हिक्की था और उसका पत्रिका का नाम था द बंगाल गजट और इसका 1780 ईस्वी में प्रारंभ किया था जेम्स अगस्टस हिक्की ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंडियन ओपिनियन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र रस्त गिरफ्तार सच बताने वाला जिसका अर्थ होता है का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो रस्त गिरफ्तार नामक जो पत्रिका था समाचार पत्र था वह कौन से धर्म के सुधारों से संबंधित था? तो वह पारसी धर्म के सुधार से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि रस्त गिरफ्तार पत्रिका पारसी धर्म में सुधार से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है?
तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने लिखा था। सोम प्रकाश का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर करते थे। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र का शुरुआत किया था। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? तो इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी की है? तो हरिजन पत्रिका जो है सो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि हरिजन नामक पत्रिका महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मंगल पांडे बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और इन्होंने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई क्योंकि इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। अगला क्वेश्चन है, सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है क्षेत्रीय सिनेमा का विकास सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी सार्वजनिक स्थलों पर शूटिंग रोकना। ऑप्शन सी है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। और ऑप्शन डी है ज्ञान पोर्टल का विकास सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो बाबू कुंवर सिंह बिहार को आरा से नेतृत्व प्रदान किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा क्षेत्र से विद्रोह का कुशल नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो मेरठ में सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 की क्रांति के नाम से जिसको जानते हैं, वह कब शुरू हुआ था? तो वह 10 मई 1857 से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था।
अगला क्वेश्चन है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो इनमें से वो कौन है जिसने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो झांसी की रानी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। और यहाँ कुछ 1857 की क्रांति के केंद्र और वहाँ का नेतृत्व करने वाले का नाम दिया गया है, जो आप लोगों को ज़रूर याद कर लेना है कि दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था। तो बहादुर शाह जफर ने, कानपुर से नाना साहब ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, इलाहाबाद से लियाकत अली ने, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने, बरेली से खान बहादुर खान ने और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, सही है। नाना साहब ने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। और वीर कुंवर सिंह मेरठ से नहीं बल्कि जगदीशपुर से थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही गलत है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से जमींदार थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? वीर कुंवर सिंह बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। अवध से नाना साहेब ने, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? तो इनमें से कौन था जिसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति कहा था? तो बेंजामिन डिजरेली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1857 की क्रांति को नेशनल क्रांति बेंजामिन डिजरेली ने कहा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कानपुर से नाना साहब जो कि सही है, झांसी से लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ग्वालियर से और इलाहाबाद से वीर कुंवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। वीर कुंवर सिंह बिहार से थे। अगला क्वेश्चन है सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और कल 303 नंबर क्वेश्चन से करेंगे किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन से। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और भी अगर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कह सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।